कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करें नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करें नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। दिल्ली ने अपनी कुरूने वस्ता वाली शबीह तर्क करके बतदरीज 13वीं और 14वीं सदी में दाखिल होना शुरू किया। तारीख में इस अहद को अहद सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसके ज़हूर की फिजा महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर हमलों से तैयार होती थी, क्योंकि गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी ने भी उसी के रास्ते पर चलते हुए चौहान खानवादे के राजपूत हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी और दिल्ली शहर को फतेह कर लिया। मोहम्मद गौरी का एक फौजी जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 ता 1210 ईस्वी हुक्मरानी की। 1206 में गौरी की वफात का फायदा उठाकर उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इसको अपना पाया तख्त करार देकर नए हुक्मरान खानदान का मरकज़े इख्तिदार बना दिया। इन नए हुक्मरान खानदानों के ज़हूर के साथ मंगोलों के हमले भी शुरू हो गए। कुतुबुद्दीन ने अपनी नई हुकूमत का मरकज लाल कोट को बनाया, जो इससे पहले राजपूत चौहान खानवादे का भी मरकज़े इख्तिदार था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अहद सल्तनत के दूसरे हुक्मरानों का मरकज भी यही शहर बना रहा। सुल्तान अल्तमश 1210 से 1236 तक बरसरे इख्तिदार रहा। इसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्ताना ने इख्तिदार संभाला। It was Sultan Balban who ruled from 1266 CE to 1287 CE, who defended the Sultanate from repeated Mongol raids. सुल्तान बलबन का अरसा इक़्तिदार 1266 से 1287 तक चला। उसी के ज़माने में मंगोलों ने हमले शुरू किए, जिनकी वजह से उसने अपना मरकज़ मौजूदा निज़ामुद्दीन के इलाके में मुंतकिल कर लिया। इस नए शहर को गयासपुर कहने लगे, जो निस्बतन दरियाए जमुना से करीब था। बलबन के जानशीन सुल्तान मुइज़ुद्दीन की क़बात का अहद हुकूमत 1287 से 1290 तक चला, जो शहर को किलो गढ़ी ले गया, जो आज जनूबी दिल्ली का क़ल्ब है। की क़बात ने जो सामान तामीर इस्तेमाल किया, बाद में आने वाले हुक्मरान भी उसी को इस्तेमाल करते रहे और अपने अलग शहर बनाते रहे, जिसके बायस उस शहर के इस जमीन पर कोई आसार बाकी नहीं रह पाए। That successive rulers extensively used the stones and materials of this particular city to build their own. Hence, nothing remains today. सुल्तान मुइज़ुद्दीन क़ैक़ाबाद का तख्ता खुद उसी के जनरल सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने उलट दिया और खिलजी खानदान की बुनियाद रखी। इसका ज़माने इक़्तिदार 1290 से 1296 को मुहित है। इसने किलूगढ़ी शहर पर कब्जा किया, मगर इसके जानशीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में, जिसकी हुकूमत
1296 से 1316 ईस्वी तक रही। जब मंगोलों के हमले बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो अस्करी नुक्ते नजर से इसने अपना महल और किला वहां से मुंतकिल करके सीरी के मुकाम पर एक नया शहर बनाया, जो जनूबी दिल्ली में एक साफ मैदान में वाक़ था, जहां सल्तनत का बहुत बड़ा लश्कर तैनात किया गया था और जहां से दुश्मन की फौज काफी फासले से बआसानी नजर आ सकती थी। तुगलक खानदान ने खलीजों का इख्तिदार पलट दिया। तुगलक खानदान का पहला हुक्मरान सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 से 1325 के दरमियान हुकूमत की। इसने अपना शाही किला लाल कोट के जुनूब मशरक में मुंतकिल कराया और यहाँ उसने तुगलकाबाद और आदिलाबाद के किले तामीर किए। बाद में उसके बेटे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों किलों को यकजा कर दिया। इसका ज़माना हुकूमत 1325 से 1351 तक मुहित है। इसने जहां पनाह के नाम से मशहूर एक और फसील तामीर करवाई थी, जो दिल्ली के तमाम साबिक शहरों का इहाता करती थी। मकसद ये था कि शहर के बाशिंदों की हिफाजत मंगोल हमलावरों से की जाए। जब मंगोलों की ताकत का खतरा जाता रहा तो मोहम्मद बिन तुगलक के जानशीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जिसका इक़्तिदार 1351 से 1388 के अरसे पर मुहित है, ने एक बार फिर अपना दारुल हुकूमत शुमाल की तरफ मुंतकिल कर लिया, जहां एक नए शहर के मनाजिर दिखाई देने लगे। मौजूदा बहादुर शाह जफर मार्ग ही वो मकाम है जहां उसने फिरोज शाह कोटला नाम से एक शहर बनाया था। नए नए शहर बनाकर ये सलातीन अपनी कुव्वत फैसला को इदारा जाती बना देते थे। पुराना शहर यूं ही छोड़ दिया जाता और अपने शहरी तसव्वुरात के मुताबिक नए शहर आबाद कर दिए जाते। नए नए शाही महलात और किलों की तामीर से सुल्तान की शख्सियत न सिर्फ अमायत शहर बल्कि आम लोगों की नजरों में भी इख्तिदार का मरकज और नए शहरी शख्स का फोकस बनी रहती थी। ऐसा शहरी शख्स खल्क करना इसलिए नागुज़ीर ठहरा कि 13वीं और 14वीं सदियों के बाशिंदगानी शहर मकानी और समाजी दोनों बुनियादों पर हरकत पजीर वाक़े हुए थे। जब हम दिल्ली का फैलाव देखते हैं और कुरूने वुस्ता दौर में दिल्ली में मुसलसल नए शहरों की तरक्की और फैलाव देखते हैं, तो इसके पीछे हमारी एक तारीख्ता के तौर पर समझ ये भी है कि सुल्तानों की कोशिश हमेशा से यही रही कि दिल्ली में उस जगह अपनी सल्तनत या महल कायम किया जाए जो जोग्राफियाई, फौजी, सियासी और इक्तिसादी तौर पर न सिर्फ उसकी कुव्वत में इजाफा कर सके बल्कि वहां से वो अवाम पर हुकूमत कर सके। वैसे भी दिल्ली को राजधानी इसलिए बनाया गया था क्योंकि फौजी और जोग्राफियाई लिहाज से यहीं से शुमाली भारत पर काबू पाया जा सकता था। दिल्ली में मुसलसल नए शहरों का कयाम होता रहा, चाहे हम 13वीं सदी में देखें या 14वीं सदी में, और आगे चलकर 17वीं सदी में मुगल हुक्मरान शाहजहां ने आगरा से वापस आकर दिल्ली में अपनी राजधानी को बसाया था। इसी वजह से हम ये समझते हैं एक तारीखदां के नजरिए से कि दिल्ली की खुसूसियत न सिर्फ सियासी नजरिए से रही बल्कि जोग्राफिया, फौजी, माली और दीगर वजूहात से दिल्ली को राजधानी मुंतखब किया गया था। दिल्ली या अरबी दहली या फारसी की दिल्ली 13वीं सदी में हिंदुस्तान के दारुल मुल्क की सदर मकाम बनी। इसका हवाला ममलकत हिंद की राजधानी या हिंदुस्तान के ममालिक महरूसा के दारुल हुकूमत के तौर पर मिलता है। नेज इसे सारे हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत के नाम से भी याद किया जाता है। जब दिल्ली दारुल हुकूमत बनी उसी वक्त चंगेज खान मंगोलों का हुक्मरान बना, जिसने वस्ती और मगरबी एशिया के बड़े हिस्से को फतेह और बर्बाद कर दिया। चंगेज खान की फतूहात का सबसे अलमनाक पहलू दुश्मन फौज के साथ आम लोगों का कत्ले आम था, जिसमें बच्चों की खून रेजी भी शामिल थी। उसका नफसियाती तरीक़ा जंग, जिससे दुश्मन को खौफजदा करना मकसूद होता था,
مگر اس طریقے سے چنگیز خان نے لاکھوں لوگوں کو ذبح کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ جو بھی اس کے مقابل آئے گا اسے ایک خوفناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس طریقے سے سیاسی و فوجی حالات نے اسلامی ممالک میں دہلی کو ایک نئی شبیہ اختیار کرنے میں مدد دی۔ عہد وسطیٰ کی تاریخیوں میں اس کو حضرت دہلی کہا جاتا ہے، جو نہ صرف ملازموں کی پناہ گاہ تھا بلکہ سیاست اور جغرافیہ کے سنگم سے وہ ایک بڑے شہر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دارالحکومت دہلی علماء و افاضل کی پناہ گاہ تھا۔ یہاں دنیا کے مختلف حصوں کی صلاحیتیں جمع ہو گئی تھیں۔ فتنہ تار تار سے جو علماء بچ نکلے تھے ان کے لیے ملجا و ماوا بھی یہی شہر تھا۔ علاقے میں پانی کے مسئلے کی موجودگی سے سلطان التمش بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے قلعے کے باہر حوض شمسی بنوایا تاکہ مقامی لوگوں کی حمایت حاصل ہو جائے۔ سلطان نے کئی اور حوض بنوائے، جبکہ کئی لوگوں نے پانی کے خاص کنویں بنوائے جن کو باولی کہا جاتا تھا۔ کنووں کو چاہ کہا جاتا تھا، جیسا کہ ابن فضل اللہ العمری جسے عرب فاضل نے تذکرہ کیا ہے۔ حوض شمس یا حوض سلطانی ابن بطوطہ کے بیان کے مطابق شہر دہلی سے باہر واقع تھے۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے رحلتہ میں لکھتا ہے کہ سلطان علاء الدین خلجی نے حوض کو وسعت بھی دی، مرمت بھی کرائی۔ اس پر ایک گنبد اور پانی کی ریگولر سپلائی کے لیے کینال کھول دیے گئے جن سے اس کو دریائے جمنا سے جوڑا گیا۔ رحلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حوض عیدگاہ سے قریب تھا اور باولی کا مغربی کنارہ عیدگاہ کے رخ پر تھا۔ سیری سلطان علاء الدین خلجی کی سرکاری رہائش گاہ اور دارالحکومت بن گیا، اور کچھ ہی دنوں بعد اس نے پرانے اور نئے دونوں شہروں کو ملا دیا تاکہ اگر منگولوں کا محاصرہ طول پکڑے تو معاشی طور پر استحکام حاصل کیا جا سکے۔ دہلی کی عسکری حفاظت کو مضبوط بنانے کے لیے سلطان علاء الدین خلجی نے تمام پرانے قلعوں کی مرمت کرائی اور جہاں ضرورت ہو وہاں نئے قلعے بنانے کا حکم جاری کیا۔ دہلی کے اطراف میں تحفظ کے کئی دائرے بنانے کے لیے یہ کیا گیا۔ ابن بطوطہ یہ بھی بتاتا ہے کہ فصیل شہر کی مرمت اس خدشے کے پیش نظر کرائی گئی کہ منگولوں کا حملہ ہو سکتا ہے۔ البتہ دہلی میں ایک مقام ایسا تھا جو ہمیشہ آباد رہا۔ یہ سلطنت کال کے گلیزڈ پوٹری ہے، جو خاص طرح کی پوٹری ہے جسے ہم اوپ دار پاتر بھی بولتے ہیں، اور اس میں ڈیزائنیں بنائی جاتی ہیں طرح طرح کی، اور گلاس گلیزنگ کی جاتی ہے اس پر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پکی مٹی کے برتن ہیں جن پر کہ ڈیزائن بنی ہوئی ہے، اوپر سے گلیزنگ بھی کی گئی ہے، اور یہ وائٹ گلٹری ویئر ہے جو کہ ڈیزائن بنا کر اس کے اوپر سے گلیزنگ کی گئی ہے، اور قطب الدین ایبک کے بعد میں 13ویں شتابدی سے اور 15ویں شتابدی کے انت تک یہ پوٹری پائی جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے تاریخ کے سفر میں آگے بڑھتے جائیں گے، دہلی کے ساتھ اس کا خوبصورت رشتہ بھی برقرار رہے گا۔ دہلی سلطنت کے آخری طاقتور سلطان فیروز شاہ تغلق کی وفات سن 1398 عیسوی میں ہوئی، اور ان کی وفات کے ساتھ ہی تغلق خاندان کی شان و شوکت بھی ختم ہو گئی۔ اس دور میں نئے سلطان محمود تغلق اور اس کے وزراء کے درمیان اندرونی کشمکش شروع ہو گئی۔ اس آپسی لڑائی کی وجہ سے شمال مغربی صوبہ سرحد کو پوری طرح نظر انداز کر دیا گیا۔ اس سے وسطی ایشیا کے شاہ تیمور کو بہت بڑا موقع ہاتھ لگ گیا۔ اس نے بیشتر منگول علاقوں پر قبضہ کر لیا اور سن 1398 میں وہ شمالی ہندوستان آ پہنچا۔ وسطی ایشیا کے نئے فرما رواں شاہ تیمور کا تعلق ترک کے بالاس قبیلے سے تھا۔ اسے ٹرانس اوکسیانا پر کنٹرول حاصل ہو گیا تھا۔ اس نے منگول میں شادی کی تاکہ اپنی حکومت کو بقا فراہم کر سکے اور یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ ہندوستان آمد سے قبل تیمور نے مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس کا مقصد ایک نئے عالمی سامراج کا قیام تھا۔
1398 तक तैमूर को तैमूर लंग के तौर पर भी जाना जाने लगा और अब उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक बिलाखेज मुहिम का आगाज किया और दिल्ली की जानिब बढ़ने लगा। दिल्ली की समत इसकी पेशरफ्त को रोकने के लिए चंद छोटी छोटी आजाद हुकूमतों ने मुज़ाहमत की, लेकिन इनकी मुज़ाहमत ला हासिल रही। सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। तैमूर पानीपत के रास्ते से दिल्ली पहुंचा और सबसे पहले रिज के इलाके में फिरोज शाह के पसंदीदा महल पर कब्जा जमा लिया और फिर जुनूबी दिल्ली पहुंचने के लिए दरियाए जमुना को पार किया। यहां उसने सफदरजंग के मकबरे वाले इलाके में अपनी फौज को ठहराया। ये उस वक्त खाली मैदान हुआ करता था और उसकी फौज के ठहरने और अपनी नई पेशरफ्त की हिकमत अमली तय करने के लिए बहुत मौजूद था। तैमूर और मोहम्मद तुगलक के दरमियान मौजूदा सफदरजंग एयरपोर्ट के इलाके में जंग हुई। 17 दिसंबर 1398 को सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की लड़ाई में उसके साथ हाथी का लश्कर था, जो जंजीर की शक्ल में चमकते हथियारों और जहर आलूदा दांतों के साथ फौज की अगली सफ में खड़ा था। It was in 1398 that Taimur हाथियों की जंग तैमूर की तुर्क फौज के लिए अजीब व गरीब थी और सुल्तान की फौज ने दुश्मन की शानदार फौज पर रोब तारी कर दिया था। तैमूर को अच्छी तरह पता चल गया था कि तातार हाथियों से खाइफ है। उसने चंगेज खान की मशहूर हिकमत अमली अख्तियार की। उसने फौजियों को हुक्म दिया कि वो अपने हरीफ के सामने एक बड़ी खंदक खोदें। इसके बाद तैमूर ने अपने ऊंटों पर जितनी लकड़ी वो लाद सकते थे लाद दी। जब हाथियों की घमासान की लड़ाई शुरू हो गई, तब तैमूर ने लकड़ियों में आग लगवा दी और ऊंटों को लोहे के छड़ों से हाँकना शुरू कर दिया, जिससे वो तकलीफ से भड़क उठे। तैमूर को पता था कि हाथी आसानी से भड़क सकते हैं। अपने लिए नामानूस ऊंटों को पीठ पर भड़कती हुई आग के साथ अपनी जानिब आता देख हाथियों में अफरा तफरी फैल गई। वो पीछे की तरफ भागे, जिसकी वजह से अपनी ही फौज की तबाही का सामान कर बैठे। तैमूर ने तुगलक की फौज में इंतशार फैला दिया और इस इंतशार का फायदा उठाकर आसानी से फतह हासिल कर ली। दिल्ली सल्तनत पर कब्जा तैमूर की अजीम फतूहात में से एक अजीम फतह थी, क्योंकि उसने अपने वक्त के अमीर तरीन शहरों में से एक पर कब्जा कर लिया था। हिंदुस्तान के बेशतर फरमारवा जंग के नए तरीकों को अख्तियार करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। हिंदुस्तानी अभी तक फौज को तैयार करने के कदीम तरीके पर ही अमल पैरा थे। सकूत दिल्ली के बाद तैमूर की फौज की सफाकाना सरगर्मियों ने दिल्ली के शहरियों को तुर्क मंगोलों के खिलाफ बगावत पर आमादा कर दिया, जिसके जवाब में तैमूर की फौजों ने जमकर खूनरेजी की और दिल्ली की बेशतर आबादी तहे तेग कर दी गई। दिल्ली में शहरियों की बगावत के 3 दिन के बाद पूरा शहर बेगोरो कफन लाशों का ढेर बन गया और दीगर हुकूमतों को खौफ में मुब्तला करने के लिए कटे हुए सरों का मीनार बनाया गया। लेकिन इन सारी सरगर्मियों का तैमूर पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने तसव्वुर से ज्यादा खजाना जमा किया और बहुत से लोगों को गुलाम बना लिया। दिल्ली तैमूर के हमले के बाद बहुत हद तक कमजोर हो चुकी थी और इसका असर हर जगह नजर आ रहा था। लोगों में खौफ फैला हुआ था, जो उमरा, ताजिरों और दौलतमंद व्यापारियों को दीगर खित्तों से दिल्ली आने से रोक रहा था। ये भी वाज़ेह नहीं है कि सैयद कौन थे। वो अफगान थे या तुगलक फौज के मकामी कमांडर, जो तैमूर की फौज के कत्लेआम और कैदी बनाए जाने से बच गए थे। चूंकि एक खला था, इसलिए तुगलक के बाद सैयदों को हुकूमत बनाने का मौका मिल गया था। 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक मुगल सल्तनत में शहरकारी का सुनहरा दौर समझा जाता है।
खास तौर से शिमाली और वस्ता हिंदुस्तान बशमूल दिल्ली में। दिल्ली शहर कारी का मरकज रही और तेजी से तरक्की की जानिब गामजन होती गई। मुगल दौरे हुकूमत को शहरी तरक्की का दौर कहा जाता है और इस तरक्की के कई असबाब थे। दौलत व कुव्वत और दूसरे असबाब जिसने शहरकारी की तरफ मुगल हुकूमत को तेजी से गामजन किया। इसमें मुगलों की अपनी नफासत का भी बड़ा अहम रोल रहा है। मुगल एम्पायर का बानी बाबर था, उसके बाद हुमायूं आया, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और बाद में औरंगजेब ने मुगल शहंशाह की हैसियत से दिल्ली पर हुकूमत की। 17वीं सदी में जब मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी में बदला, तब उसका मकसद न सिर्फ अपनी कुव्वत का इजहार करना था, बल्कि पूरे शुमाली भारत और पूरे शुमाल मगरिब सरहदी सूबों पर अपना सख्त काबू बनाए रखना था, जो सिर्फ दिल्ली से ही मुमकिन हो सकता है। लेकिन उस वक्त हमको इमारतों का एक नया सियासी फन तामीर देखने को मिलता है, जिसे हम दो इमारतों से समझा सकते हैं, जामा मस्जिद और किला मुबारक। किला मुबारक से मेरा मकसद लाल किले से है। अगर आप किला मुबारक को देखते हैं तो ये मशरिक सिमत में है और जामा मस्जिद मगरिबी सिमत में है। भारत में इस्लाम मजहब के लिए मगरिबी सिमत मुकद्दस मानी जाती है और इसमें होने वाली कुरान की आयतों के जरिए जो शुआ पड़ती है वो किला मुबारक पर पड़ती है और इसी वजह से इसे किला मुबारक कहा गया। और किला मुबारक मशरिक सिमत में है, जहाँ से सूरज तुलू होता है। मुगलों की तामीर करदा अजीम शान इमारतें आज भी मुगल हुक्मरानों की अजमत और जाहो जलाल की जीती जागती अलामत है। मुगल दौर में इमारती सरगर्मियों ने एक मरबूत सनत की शक्ल इख्तियार कर ली थी। इस सनत ने मुगल फने तामीर को रिवायती तर्ज तामीर और जदीद तर्ज तामीर दोनों से मरबूत कर दिया था। इस अमल में उन्होंने कई ऐसी चीजें तामीर की जिनके जरिए जदीद और जाजिब नजर डिजाइन सामने आया, खास तौर से पेट्रा ड्यूरा और स्टूको वर्क्स। मुगलों की तामीर करदा इमारतों की खूबसूरती फितरी माहौलियात और बागात और नहरों की वजह से और भी दोबाला हो गई। खूबसूरत पेड़ पौधे, नहरें जमीन पर जैसे एक इस्लामी जन्नत का नमूना पेश कर रही थीं। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करें नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करें नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग।